नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और दोस्तों डॉक्टर प्रीति बुरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापिका हैं और हम लोग डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियंस को आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज के तौर पर और आज तीसरा एपिसोड है। तो मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे तमाम सुनने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं अगले एपिसोड का और काफ़ी सराहना इस एपिसोड में मिल रही है, लोग सुन रहे हैं। तो मैम आज तीसरा जो बिंदु है इसका दूसरे बिंदु पर हम आज बात हाँ, करेंगे बेसिकली। गाइडलाइन दूसरी, पहला तो हमने जो इंट्रोडक्टरी किया इंट्रोडक्टरी था। एपिसोड किया था। तो क्या है मैम आज जो दूसरा बिंदु है जी। किस पर है? सबसे पहले तो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे मैम ने बताया कि हम डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन पे जो एक सीरीज़ लेकर आए हैं, इसमें कुल 17 गाइडलाइंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला एपिसोड तो था कि हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। एक जनरल इंडियन या जनरल पॉपुलेशन के लिए था वो कि क्या लेना चाहिए, कौन-कौन से फूड ग्रुप इम्पोर्टेंट हैं, कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो ख़ास तौर से ज़रूरी हैं। आज हम सेकंड गाइडलाइन पे बात करेंगे जो है एंश्योर प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ओह! मतलब गर्भवती और धात्री महिलाएं यानी गर्भावस्था और धात्रीवस्था जो होती है महिलाओं में, उसमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य देखभाल का और दूसरा पोषण का, क्योंकि ये जो दोनों ही अवस्थाएं हैं ये पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो महिला के लिए भी स्वयं और दूसरा उसके बच्चे के लिए भी, क्योंकि एक भ्रूण होता है जो गर्भवती माता के उसमें पल रहा होता है और धात्रीवस्था में एक छोटा बच्चा जिसको वो दूध पिला रही होती है। हुँ, तो दोनों ही केस में पोषण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल। मैं बात करूँगी जो एक कॉन्सेप्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का, 1000 डे ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि जब से महिला ने कंसीव किया क्या? तब से लेकर जब तक बच्चा 2 साल का हो जाता है, यानी 270 दिन उसके प्रेगनेंसी के और 2 साल उसके बच्चे के 2 साल के होने पालन-पोषण तक, के। यानी 365 और 300 वो 300 जितने मतलब 65 जितने भी दिन होते हैं, जी। तो कुल मिलाकर होते हैं 1000 दिन। हुँ, यानी 1000 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस 1000 दिनों में न्यूट्रिशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही वो टाइम है जब आपको एक्स्ट्रा केयर इन न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा केयर इन हेल्थ केयर की ज़रूरत है। ओह! और हमारे भारतीय समाजों में 12 दिन के बाद से धीरे-धीरे पल्ला झड़ना शुरू हो चुका होता जी। है। हाँ। पहाड़ों में हैं तो काम पे जाना शुरू कर जी। देती हैं, हाँ, देखिए है अब ना? कहाँ नयन और कह रहा है शहरों में 1000 है दिन, तो यानी 3 साल लगभग। और कहाँ महिलाएँ तो मतलब 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी होती है, तो वो लीव तो हुँ, क्या लीव होती है, आप जब हुँ। सरकारी सिस्टम की भी बात करें या कहीं भी किसी भी सिस्टम की बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल। काम उसे घर का क्योंकि करना ही होता है। घर का भी करना है, दूसरा बच्चे का मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में भी और महिलाओं को तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं, पोषण संबंधी समस्याएँ होती हैं और उसके बाद तो फिर बच्चे आने के बाद तो उसका काम आप सोचिए कि एक तरह से दोहरा हो गया। खुद का तो ख़्याल रखना तो जैसा भी है, हुँ, और बच्चे का ख़्याल स्तनपान रखना। अगर कराती हैं तो हाँ, फिर खुद के लिए भी उसको बहुत खुद पोषण के की लिए ज़रूरत पोषण होती की है। ज़रूरत है और सही, जैसे हमने आपको याद होगा एक स्तनपान और एप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पर भी हमने हाँ, एक बार किया बहुत था कि शानदार था मैम वो, वो हाँ। उसको उसके बारे में जानकारी होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो 1000 दिन ना हर तरीके से उसमें ये सब भी आता है कि किस तरह से महिला को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मतलब स्तनपान जो नई माताएँ होती हैं, पहली बार माँ बनी होती है, उसको किस तरह से आपको गाइड करना चाहिए, किस तरह से जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनको गाइड करना चाहिए कि हाउ टू मेक द चाइल्ड ब्रेस्ट फीड। क्योंकि उसकी भी एक टेक्निक होती है ना जो हर महिला को जानना ज़रूरी है जिससे कि उचित पोषण बच्चे को मिल सके। तो ये वो पॉइंट है जो फोकस करता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कितना ज़रूरी है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़ को जैसे पहले एपिसोड में भी हमने कहा था बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। जो उसके जो एक वेट गेन होता है ना प्रेगनेंसी में, हुँ, साधारण जो महिला होती है जिसका वज़न साधारण होता है, मतलब एप्रोप्रिएट होता है, जिसका बीएमआई जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो एप्रोप्रिएट रेंज में होता है, तो उसको 10 से 12 किलो वज़न गेन करना चाहिए प्रेगनेंसी में। ये अच्छा, एक मानक है। स्टैंडर्ड है, मानक है। इससे हुँ, कम होता है तो वो रिस्क पर होती है। ओह! और अगर वो ओवरवेट है तो ओवरवेट के हिसाब से 5 से 9 किलो वेट फिर भी उसका बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। हुँ, हुँ, मतलब देखा होगा मोटी औरतों का तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी हानिकारक है। और जी, जो पतली होते हैं उनका बढ़ ही नहीं पाता, तो ये भी हानिकारक होता जी। है लॉन्ग टर्म में। तो इसमें बच्चे का वेट तो 2 से 3 किलो तक होता है, 3 साढ़े हाँ, 3, हाँ, लेकिन ये है कि वही बाकी चीज़ें होती होंगी ऐड इसमें। होती हैं। हाँ, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं मैम। जैसे बच्चे का वेट जो 10 से 12 किलो होता है वो सबसे वो सिर्फ बच्चे का नहीं, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वेट है, प्लेसेंटा का वेट है, जो उसमें ब्लड वेसल्स नई बनी हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ओह! जो उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है,
ना, हर चीज़ में ओके। बढ़ोतरी होती है ना, ये सब उन चीज़ों का वेट होता है। बाकी हुँ। महिला का जो अलग टिश्यू गेन, वेट गेन है, वो तो अलग है ही है। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी वेट जो बच्चे का और बच्चे के साथ जो चीज़ें हैं, उनका वेट है। प्लेसेंटा जी। का बहुत वेट होता है। प्लेसेंटा का वेट ऑलमोस्ट बच्चे के बराबर ही होता है। जो अच्छा। प्लेसेंटा होता है ना, हाँ, हाँ। एक थैली होती है, थैली बिल्कुल। के अंदर 2 चीज़ें होती हैं ना, बच्चा होता है और वो एक कॉर्ड से, एक मांस के उससे जुड़ा हुआ होता है। हुँ। वो एक आप कहिए स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, जिसके थ्रू ओह! पोषण मिलता है। माँ वाओ! का पोषण उसको और उसमें नली के थ्रू बच्चे को। आप ये देखिए हाँ, नेचर का जो कमाल। नाभि से जो हाँ, जुड़ा रहता नाभि है। से जो जुड़ा रहता है। हुँ। एक कॉर्ड होती है ना, जो उस प्लेसेंटा हुँ। से जुड़ी रहती है। हुँ। अ, तो वो भी उसका भी वेट होता है बहुत ज़्यादा। ये मैम प्लेसेंटा नहीं हुआ ना, ये जो जहाँ से पोषण मिलता है उसे क्या कहते हैं? जो ट्यूब होती है वो तो हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड हुई। ओके। जो और प्लेसेंटा प्लेसेंटा जो होता होती है वो है, बच्चे होने के बाद वो हाँ, प्लेसेंटा बस बच्चे होने के बाद ही डिलीवर बाहर भी आ हो जाता जाती है। है। हाँ, क्योंकि उसका काम हो गया ना, वो हाँ, पोषण दे रहा था अगर वो बच्चे को। पेट में ही रह जाए तो इसको भी बड़ा नुकसानदेह मानते वो हैं, ऐसा है? पेट में, हाँ, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हाँ। ज़रूरी है। उसकी डिलीवरी भी ज़रूरी है। बच्चे की हुँ, डिलीवरी के बाद उसकी डिलीवरी करवाते हैं। ज़रूरी है। हाँ, मुझे याद है वो ना गाँव में निकलता है। इवन मतलब जानवरों में भी ऐसा हाँ, होता है हाँ, ना, हर स्पीशीज़ में हर जो भी स्पीशीज़ मैमल्स में। होंगे, जो भी हाँ, बच्चे पैदा करते होंगे, उनके इसमें हाँ। यही है। हुँ, प्लेसेंटा एक तरह से उस दौरान, उस 9 महीने ह्यूमन बीइंग में और बाकी एनिमल में जो भी उनका जेस्टेशनल पीरियड होता होगा, उस हुँ, दौरान एक मीडियम है भ्रूण के पोषण का। हुँ, भ्रूण को अपना सारा पोषण प्लेसेंटा से मिलता है। जो भी वो स्ट्रक्चर, मांस का बड़ा सा स्ट्रक्चर होता हुँ, है, हुँ, हुँ। तो वो माँ के जो कोख होती है उसमें अटैच हो जाता है। और उसमें एक ट्यूब होती है जो बच्चे की नाभि से जुड़ जाती है, और वो एक सब थैली में बंद होता है जिसमें फ्लूइड होता है, और बच्चा उसी में बहता रहता है। मतलब आप ये सोचिए, वो फ्लूइड इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को शॉक नहीं लगता। कोई भी थैली में बंद चीज़ होगी तो वो उसका हुँ, में प्रेशर कम लगेगा ना। बिल्कुल, तो जब बच्चे की डिलीवरी के टाइम होती है, सबसे पहले क्या होता है, वो थैली फटती है। फटती है। कहते हैं ना, वाटर हुँ, बस्ट होता है। तो हुँ। जब वाटर बस्ट होता है तो वो थैली उसका एक एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट खत्म हो गया, नाउ इट्स टाइम टू कम आउट। हुँ, ये सब नेचर का वो क्या है। बात है मैम! ठीक है, तो कभी इस पर विस्तार से बात जी, करेंगे और, है ये ना? वैसे स्पेशली हेल्थ केयर की बात है, पर चूंकि हम न्यूट्रिशन हुँ, वाले हैं, हम लोग भी ये सब बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल, पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो बात कर रहे थे जो बीएमआई की, कि वज़न इतना बढ़ना चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनआईएन ने इसमें फोकस किया है, कि माँ बनने से पहले क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने चाहिए। सबसे पहले, कम से कम 21 साल की वो लड़की हो जो माँ बने। ओके। उससे कम एज में माँ बनने में माँ और बच्चे दोनों के ही स्वास्थ्य को खतरा होता है, क्योंकि एक तो अपरिपक्व होती है बॉडी, हुँ, अनीमिया हो सकता है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जी। मैम न्यूनतम एज तो दी है लेकिन अधिकतम शायद नहीं होगी दी होगी, अधिकतम का ये है, देखिए, क्योंकि जैसे वहाँ भी जैसे, अब जिस तरह की दिक्कतें आ रही हाँ, हैं। एज होती रहती है ना। आप ये सोचिए कि कोई भी चीज़ जो होती है, वो जैसे जैसे उम्र होगी, वैसे वैसे उसकी फंक्शनिंग कम होती चली जाएगी हुँ, ना। तो जैसे जैसे हम एज आगे बढ़ते हैं, तो अभी इसमें साइंस का काफ़ी पार्ट है, कि जो अच्छे एग्स होते हैं, या जो वेल वो एग होते हैं जो अच्छे से एक अच्छे इंडिविजुअल में परिवर्तित हो सकते हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ एग्स होती है ना, विद एज ऑफ जो फीमेल होती है वो लो होने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एग की क्वालिटी कम होती है, तो उसके फर्टिलाइजेशन की भी जो वो होती है क्षमता है वो कम हो क्षमता, वो जाती कम है। हो जाती है। हुँ, इसीलिए क्या होता है, जो ज़्यादा एज में होती है वो इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एग हुँ, इतने एफिशिएंट नहीं होते जो फर्टिलाइज हो सकें। हुँ। तो जैसे जिसकी ज़्यादा जो यंग होगा वो ज़्यादा फर्टाइल होगा, जो ज़्यादा एज का होगा वो कम फर्टाइल होगा। ये सिंपल बिल्कुल। आप ऐसे मान तो के एक चलिए। मोटा-मोटा एज मैम बताएँ कि अधिकतम एज कितनी होनी अधिकतम एज चाहिए? देखिए, कम आजकल तो कोई एज ही नहीं है। अब 30-35, तो हाँ। हाँ, 30 35 40 साल तक, तो आजकल तो 50 ईयर्स तक भी लोग माँ बनते हैं। ओह! कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। हुँ, हुँ, कई हुँ, लोग अपने एग्स फ्रीज करवा लेते हैं जब वो यंग होते हैं, और वो हुँ, लेटर हुँ। ऑन उसको, आजकल तो लेकिन बहुत नॉर्मल सारी सिचुएशन टेक्निक्स। में 30-32 तक हाँ, हो जाना चाहिए। होना चाहिए। ये एक अच्छी वो है, पर चूँकि हाँ, अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें बिल्कुल, अब बिल्कुल। वो है। ठीक है, तो बात इसकी कर रहे थे। एक तो एज होनी चाहिए कम से कम 21 साल, वज़न होना चाहिए एप्रोप्रिएट। हुँ, ठीक है। दूसरा, अनीमिया के लिए ज़रूर जाँच करानी चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, क्योंकि अनीमिया हुआ है और प्रेगनेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, तो अनीमिया बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो ओह! जाता है। ओह! ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए, जैसे एग्ज़ाम्पल से इसीलिए बताऊँ, इसीलिए पहले ही जाँचें होनी पहले ज़रूरी जाँचें होनी हैं। ज़रूरी। जैसे मान लीजिए एक ग्लास में नमक है, वो हुँ, पानी नमकीन है। हुँ, आप सोचिए, वो ग्लास का पानी ब्लड है और नमक आपका है हीमोग्लोबिन। हुँ, अब आपने पानी तो बढ़ाया, नमक नहीं बढ़ाया, तो हुँ, पानी क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा ना। नमक का हुँ, कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो गया, कम हो तो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए। तो उसके कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आयरन की कमी होती है। तो हुँ, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता एज़ है। कंपेयर टू द ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए अनीमिया बढ़ जाता है। ओह!
फिर है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और थायराइड। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिन्हें ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्पेशली हम लोग बात करते हैं, पर एएनएन ने इसमें स्पेशली फोकस किया है कि मलेरिया के लिए ज़रूर जांच कराना चाहिए, और मलेरिया ना हो इसको इंश्योर करें। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मलेरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाए, मलेरिया हो जाए अगर प्रेग्नेंट लेडी को, तो प्लेसेंटल मलेरिया हो जाता है। मतलब कि जो उसका प्लेसेंटा है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ओह! तो बच्चे और को भी हाँ, हो बच्चे की जो क्या होती है, जो आरबीसी बनने की क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो मलेरिया इन्फेक्टेड लेडीज़ होती हैं उनके बच्चे हमेशा, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिसर्च में आया है कि अंडरवेट होते हैं, या ओह! स्मॉल फॉर एसजीए बेबीज़ कहते हैं, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। मतलब जेस्टेशन जो 9 महीने की वो है उसको कम पूरी नहीं कर पाए, उससे पहले ही पैदा हो गए, प्री टर्म बेबीज़। ओके। ठीक है? या उस जेस्टेशनल एज में जितने बच्चे का 2.5 किलो वज़न होना चाहिए उससे बहुत कम है, तो वज़न नहीं बढ़ता उनका। तो मलेरिया के लिए ज़रूर इसमें जो है वो जाँच ज़रूर करानी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं कि हम पहले इनकी जाँच कराएँ। जाँच कराएँ। थायराइड हो गया, मलेरिया हाँ, का टेस्ट हो गया ब्लड और प्रेशर हो गया, ब्लड और शुगर हो गया, और और आप अनीमिया के लिए एनीमिया ज़रूर जाँच कराएँ। हुँ। जी। और मैम इसके अलावा फिर और क्या-क्या हैं गाइडलाइंस में जी, क्या इसमें कुछ पोषक तत्व जो स्पेशली महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के लिए। वैसे तो एक बैलेंस डाइट मैंने बताया कि हुँ, महत्वपूर्ण है ही। कुछ पोषक तत्व हैं जो स्पेशली महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कैलोरीज़ हैं, मतलब एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। कम से कम 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है अच्छा। महिला को। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, नए टिश्यूज़, नए सेल्स बनने में मदद करता है। तो जो बच्चा है वो बढ़ बढ़ रहा है ना अंदर, नए सेल्स उसमें बन रहे हैं, उसमें नए टिश्यूज़ के डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रोटीन की कमी अगर होगी तो उसका जो ग्रोथ होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो प्रोटीन और कैलोरीज तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड जो है जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट है ब्रेन का, इस पर हमने पहले ही बात करी थी एक बार, हुँ, कि फोलिक एसिड की कमी से बच्चा मानसिक रूप से अपंग हो सकता है। उसके जो ये हमारी स्पाइन होती है ना, इसके डेवलपमेंट में कमी हो सकती है। ठीक है? और आयरन जो अनीमिया के लिए ज़रूरी है। दूसरा कैल्शियम और जो है विटामिन डी, ओह! बच्चे के दांतों के बनने के लिए, बच्चों की हड्डियों के लिए, जो बच्चा अंदर बढ़ रहा है उसके दांतों हड्डियों के लिए, और खुद के आगे क्योंकि उसको मिल्क पिलाएगी माता जब वो हुँ, पैदा हो जाएगा। तो अगर उसमें अगर फुल कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चे को भी कमी हो जाएगी, या बच्चे के दूध में कमी नहीं भी होगी तो माँ के शरीर में कमी हो जाएगी। तो ये हुँ, भी हुँ, इंपॉर्टेंट है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमने इससे पहले वाले उसमें ही बात करी थी कि उसके लिए खाने में जो है नट्स, जो ड्राई सीड्स हैं वो लेने चाहिए। ठीक है? जैसे मैंने फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स जिनकी बात करी थी, अखरोट, ये सब। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। फिर हुँ, आयोडीन लेना बहुत ज़रूरी है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। आजकल आयोडीन की कमी वैसे होती नहीं, क्योंकि नमक जो होते हैं वो आयोडाइज़ सॉल्ट ही सब खाते हुँ, हैं। हुँ, 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 तो अब आयोडीन की कमी इतनी रही नहीं। फिर है विटामिन ए, जो आँखों के लिए भी ज़रूरी है और स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर बी12 जो है, शायद इससे पहले वाले एपिसोड में बात हुई थी कि बी12 जो है वो प्लांट में नहीं होता, हुँ, तो एनिमल सोर्स से ही लेना है आपने। तो उसके लिए आपने दूध ज़रूर पीना है। हुँ, बिल्कुल। और विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है, एक तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, जो विटामिन सी जो होता है वो हीलिंग में बहुत मदद करता है। आपको कहीं चोट लगी हो, आपका कहीं ऑपरेशन हुआ हो, या आपको कोई कोई भी क्षति हुई है, तो नए जो सेल्स टिश्यूज़ बनते हैं ना स्किन, उसमें मदद करता है। तो जैसे जो प्रेगनेंसी होगी तो डिलीवरी होगी, डिलीवरी में सर्जरी भी हो सकती है, या नॉर्मल डिलीवरी में भी शरीर को बहुत नुकसान होता है ना, हुँ, तो उसकी जल्दी रिकवरी के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट है जो स्पेशली फ़ोकस करने चाहिए। जी। तो मैम ये तो गाइडलाइन हो गई जो जी, कि एक आदर्श है, स्टैंडर्ड है जी, और ये हर एक को फ़ॉलो करनी फ़ॉलो करनी चाहिए। ही चाहिए। अब ये आम जन तक तो नहीं पहुँच पाती हाँ, है हाँ। लेकिन ये अस्पतालों के ज़रिए, आशाओं के ज़रिए सरकारें कोशिश हाँ, करती होंगी कोशिश कि करती हैं। पहुँचाया जी, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ल आशा कार्यकर्ता इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए। जी। और दूसरा, जो वो तबका जो एजुकेटेड तो है पर इन्फॉर्म्ड नहीं है। मतलब जैसे हुँ, हम जैसे लोग जो ऑफ़िसों में काम तो कर रहे हैं, हुँ, हुँ, पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे हैं, पर हुँ। एग्ज़ैक्टली क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में सिर्फ़ उतनी जानकारी जितनी गूगल पे मिल रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके लिए ज़रूरी है कि गाइडलाइंस की एक बार वो उनको हल्की, मतलब एक पता समझ सुपरफिशियल हो जानकारी और हो। मैम हमारा इस एपिसोड को करने जी। का इस सीरीज़ को करने का मकसद भी जी, यही और है कि दूसरा मुझे लगता है कि हर चीज़ अगर आप एक एग्ज़ाम्पल से या एक सोच से समझेंगे ना, ये क्यों ज़रूरी है। जैसे मैं हुँ, कह रही हूँ,
गूगल ने कह दिया विटामिन सी ज़रूरी है, पर आप समझो कि विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? हुँ, विटामिन सी आपकी रिकवरी के लिए ज़रूरी है, हुँ, विटामिन सी आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, या अगर मैं कहूँ आयोडीन ज़रूरी है, तो आपने मान लिया, पर आयोडीन क्यों ज़रूरी है? आयोडीन हुँ, बहुत जो बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम में जिनको माँ को आयोडीन की कमी हुई रहती है ना, उनके बच्चे मानसिक रूप से अपंग होते हैं। आपने ओह! अक्सर ऐसे बच्चे देखे होंगे, आपको सिम्पटम्स कैसे, जिनकी हुँ, आँखें बाहर होती हैं, जिनके होंठ ऐसे होते हुँ, हैं और वो रेगुलर ड्रूलिंग होती है, उनको थूक निकलता ओह! रहता है और आपको देखने से ही वो मेंटल चैलेंज लगेंगे। उनकी ओह! माँ को प्रेगनेंसी के टाइम में एक आयोडीन की कमी रही होगी। वो आयोडीन की ओह! कमी से उनका ब्रेन ना डेवलप ही नहीं हो पाया। ओह! तो तो ये ये लॉजिक हमें पता होंगे तो हम जी, उस पे ध्यान देंगे ध्यान भी ना? देंगे और आप उसे कनेक्ट कर सकोगे। बिल्कुल। ठीक है? तो ये न्यूट्रिएंट इसलिए ज़रूरी है लेने के लिए। बिल्कुल। जी, मैम जैसे ये तो गाइडलाइन भारत सरकार की है, लेकिन जी। हमारे अगर हम पहाड़ी समाज में देखें तो या अन्य समाजों में तो वहाँ अपनी परंपरागत पूर्वजों का जो ज्ञान रहा है उसकी भी एक गाइडलाइन होती है। अब वो जी। कहीं न कहीं परंपरागत ज्ञान अच्छा भी है, अनुभवों से बटोरा गया है, हाँ, लेकिन कहीं एक बारीक रेखा होती है कि वो कहीं न कहीं अंधविश्वास या इन चीज़ों हाँ, में भी या बिल्कुल, बिल्कुल। भेदभाव तक भी आ जाती है। हुँ। तो ऐसे कुछ आप जेंडर उदाहरण बायस हो सकते हैं। हुँ। जैसे अभी जैसे 1000 डे खान ऑफ जैसे न्यूट्रिशन की बात करते तो आपने कहा हाँ, जल्दी उनको भेज देते हैं काम पे काम भेज देते पर हैं। थोड़ा रेस्ट मुझे लगता है जैसे देना पूरे चाहिए। पीरियड भर मुझे याद है पहाड़ी समाज में तो दूध नहीं दिया जाता है, ना फीकी बहुत चाय गल दी जाती गलत बात है है ये। ना? पानी तो बिल्कुल अब नहीं आप दिया जाता देखिए है, हम पानी मैम पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता है, आपको याद होगा अगर और तो? जबकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए पानी ही नहीं दोगे तो उसको दूध हाँ, कैसे बनेगा? हुँ, और कितना मतलब आप इस मेरे ख़्याल से इन लेक्चर से ही समझ पा रहे होंगे कि कितना न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट जो है ये पीरियड होता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। हुँ, और आप ख़ास इसी पीरियड में अगर उसे न्यूट्रिएंट डिप्राइव कर दोगे तो क्या तो बच्चे की सेहत बनेगी और क्या फिर माँ की सेहत बनेगी और फिर हुँ, माँ को इतना हेवी हुँ। वर्कलोड भी है घर उसके का। अलावा बहुत तरह की सब्जियाँ नहीं खाने को दी जाती हैं। हाँ। तो मुझे याद है पहाड़ी बिल्कुल हमने बहुत ही करीब से देखा है पहाड़ का वो समय, हुँ, इवन दाइयाँ देखी हैं पहाड़ की जो करवाती थी। तो सूखी रोटियाँ खिलाते हुँ। हैं और गेहूँ की भी नहीं मिलती, उसमें भी मडवे वगैरह की हाँ, मिलती चलिए थी। मडवा तो अच्छा है पर उसको हाँ, आप मडवा खिला के ही लेकिन न्यूट्रिएंट वो नहीं कर सकते ना। हाँ, हाँ। आप उसे एप्रोप्रिएट आपने फैट भी दीजिए, घी हुँ, वगैरह अगर घर का हो तो और दीजिए। घी तो बिल्कुल नहीं देना होता दूध है। तो मुझे लगता है शायद 3 टाइम देना चाहिए हाँ, लैक्टेशन में। मैम घी का लॉजिक होता है उनका कि चुपड़ हजल भौंके। हाँ। चुपड़ मतलब वो नहीं हो गले में सकता। घर्र-घर्र की ऐसा जो कुछ नहीं आवाज़ होता होती है। इवन जो भी ऐसी चीज़ होती है ना, हुँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी गर्भवती धात्री महिला के लिए सिर्फ़ एक होता है कि उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना नहीं चाहिए, खाना। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, हुँ, मिर्च मसालेदार नहीं खाना चाहिए और अपनी मान्यताओं के हिसाब से अगर ठंडा-गरम कुछ है तो उसके अपने लिए। बहुत दही खा दिया तो ठंड लग जाएगी ना हुँ, आपको और हुँ, बच्चे को उस दूध से नहीं होगा, बच्चे हुँ, को आपसे हो जाएगा। हुँ, आपको ठंड लगेगी, ज़ुकाम होगा तो हुँ, ऑब्वियसली आप जिसके कॉन्टैक्ट में रखोगे बच्चे को हुँ, अपने हुँ, क्लोज़ कॉन्टैक्ट में तो उसका हुँ, बीमार होना तय है। तय है। और बच्चे को ज़्यादातर बीमारियाँ पैदा होने के बाद क्योंकि वो आप सोचिए प्रेगनेंसी में एक बहुत ही सेफ क्लोज़ एनवायरनमेंट में है जिसमें बाहर हुँ, का कुछ नहीं है। हुँ, आप उसे एकदम बाहर लाए, आपने उसे पोषण अच्छे से दिया नहीं, ऊपर से उसका हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा, तो हुँ, बच्चे ज़्यादातर बीमार होते हैं जो हमारे छूने से या हमारे नाखूनों से या हमारे उसके मुँह में हाथ डालने से और उसको ये ऐसी घुट्टी या शहद-वहद पिलाने से हुँ, बाहरी जो संक्रमण होता है ना, बच्चा उससे उनसे ज़्यादा बीमार होता है। उससे होता है। इसलिए 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नो हुँ, वाटर, कुछ नहीं, सिर्फ़ दूध माँ का। हुँ। और अगर इवन वो जो डब्बे का दूध ग्लाइकल है वाटर जो पिलाते हाँ, हैं। ग्राइप वाटर, वो भी नहीं ग्राइप देना वाटर चाहिए, हाँ। नहीं देना चाहिए। हुँ, माँ का दूध हर मर्ज़ की दवा है, माँ का दूध पिएगा ना उसका पेट खराब होगा, ना उसको ज़ुकाम होगा, उसमें एंटीबॉडीज़ भी होते हैं ना। हुँ, और अगर आप बाहर का किसी वजह से माँ को दूध नहीं हो रहा तो आजकल डब्बे का दूध देते हैं, तो गाय का भी नहीं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप फ़ॉर्मूला मिल्क दीजिए क्योंकि फ़ॉर्मूला मिल्क उसी हिसाब उसी से तैयार हिसाब से किया। बना है। गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए बना है ना, आपके बच्चे हुँ, के लिए थोड़ी बना है। हुँ, तो और दूसरा अगर पाउडर का मिल्क है तो पानी और जो बोतल है वो हमेशा स्टरलाइज्ड एंड क्लीन वाटर। हुँ, हमेशा पानी को उबाल कर और दूध की बोतल को उबाल कर ही देना चाहिए क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। तो ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो हुँ, हम साफ़ नहीं होगी तो जो उसमें बचा-कुचा वो होगा ना उसी में बैक्टीरिया और ये सब ग्रो कर जाएँगे और बच्चे का तो आप सोचिए सिस्टम कितना नाज़ुक है। एक हुँ। ज़रा-सा भी उसमें कोई बाहरी कंपोनेंट आएगा और बच्चा हो जाएगा बीमार बीमार और सारा दोष जो हो जाएगा माँ सारा पर। ठीकरा माँ पे हो रहा कि तुमने कुछ अनाप-शनाप खा लिया खा होगा, लिया होगा। कुचर्ज किया होगा। जी। मुझे याद है सीज़नल फ्रूट भी नहीं खाने दिया जाता था, जैसे नहीं। काफ़ल होते थे, तो बोलते थे काफ़ल से जुग जा जल कुछ ना ऐसा कुछ एक टर्मिनोलॉजी है हुँ, जो पहाड़ की और बीमारियों की। आपसे कितनी बार बात करी कि सीज़नल फ्रूट तो सबसे ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट होते हैं, हुँ। चाहे वो कोई भी फ्रूट्स हों। तो इस वक़्त पे जो भी बहनें, जो भी हमारी दादियाँ, चाचियाँ इस वक़्त इस प्रोग्राम को सुन रही हैं पहाड़ में बैठ के, तो उनसे भी ये क्या मैम क्या संदेश आप देंगी कि कैसे हुँ, वो अपनी इन इसमें पुरानी देखिए कुछ डूज़ एंड डोंट्स तो हैं। सबसे हुँ, पहले तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हाँ, जो सामाजिक मान्यताएँ हम उन्हें पूरी तरह मतलब ख़ारिज नहीं नकारते कर नहीं सकते। करते हैं, पर जो ऐसी मान्यताएँ हैं जो
किसी को परेशान कर या उसको न्यूट्रिशनली डिप्राइव करती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आप देखिए, बच्चा और माँ दोनों को ही बहुत सारे पोषण की ज़रूरत होती है, तो आप उसको उस समय अच्छा खाना दें। ज़रूरी नहीं है हर समय घी में लगी हुई रोटी दें, बैलेंस डाइट दें। हम बैलेंस डाइट के बारे में इतनी बार बात करते हैं, सब्जी भी दें, दाल भी दें, सलाद भी दें, दूध भी दें, अनाज भी दें, ठीक है? सब कुछ उसको मिक्स करके दें, वैरायटी ऑफ दें, हरी सब्जियाँ हैं तो वो दें, फल खाने को ज़रूर दें। फलों और सब्जियों में ही तो सारे विटामिन और मिनरल होते हैं, वो तो ज़रूर देने चाहिए, ठीक है? और खाने को कम-कम दें और बार-बार दें, क्योंकि गर्भवती हो या धात्री हो, भूख तो बहुत लगती है ना? क्योंकि हुँ, न्यूट्रिशनल डिमांड ज़्यादा है, तो हुँ, उसका प्रभाव तो शरीर में देखने को मिलेगा ना। हुँ, गर्भवती धात्री महिला को कितनी भूख लगती है, आप सोचिए कितना दूध बन रहा है और कितना दूध बच्चा पी रहा है। हुँ, तो एक साथ बहुत सारा खाना ना देके कम-कम मात्रा में खाना दें। और दूसरा है धूप ज़रूर लें। धूप पहले मैंने बताया विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ, कोई भी ऐसी आदत है जैसे पहाड़ की औरतों में होती है, तंबाकू-वम्बाकू जो भी चीज़ है, ये बिल्कुल बंद करें, क्योंकि इससे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अल्कोहल का और तंबाकू का गर्भवती महिला से उसके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें कई सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं कि बच्चे का मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, बच्चे में कोई शारीरिक अपंगता हो सकती है, जो अल्कोहल या ये टोबैको कंज़्यूम करते हुँ, हैं। हुँ, दूसरा जो ये डालडा वग़ैरह होता है ना, इसका सेवन ना करें। ओह! बाहर का खाना कम से कम खाएँ, उससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। खाने के एकदम बाद ना सोएं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर क्या होता है, अपच हो जाती है ना, अपच बहुत होती है, या तो कब्ज़ हो गैस जाएगी वगैरह, या पेट हो जाएगा। तो खाने के एकदम बाद ना सोएं, या सोने से कम 1-2 घंटे पहले ही खाना खाएँ, ठीक है? और बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, पहाड़ों में तो यह है कि चाय बार-बार, चाय थोड़ा हुँ, कम करें, हुँ, कॉफ़ी थोड़ा कम करें, और थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी भी करें, टहलना। पहाड़ों की औरतों के पास तो खैर काम इतना होता है। हुँ, जो प्लेन्स में या जो ऑफ़िस में काम करती हैं, कुछ हुँ, ना कुछ थोड़ा बहुत टहलते रहना बहुत ज़रूरी है। हैंडी फूड ज़रूर रखें, जैसे कुछ भी ऐसा, जैसे नट्स हो गए, चना हो गया, ठीक है? या स्प्राउटेड दाल हो गई। हैंडी ओह! फूड्स मतलब स्नैक्स, हुँ, ठीक है? ये कुछ ऐसे स्नैक्स हैं जो न्यूट्रिशनली जो अच्छे होते हैं, रिच होते हैं, और आप हुँ, जैसे कुछ नहीं है खाने को तो डब्बा खोला और खा लिया। चना खा लिया, मुरमुरा हो गया, बिल्कुल। ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स मुझे याद आ रहे हैं मैम, जो अभी नई जनरेशन की जो हमारी धात्रियाँ या गर्भवती महिलाएँ होती होंगी, जी। वो अपना ज़ोमैटो से मँगाती हैं नहीं, नहीं। और उसके फिर असर देखने को मिले हैं कि हाँ, बिल्कुल। मैच्योर बेबी हो गया, बेबी होता है, है ये तो ना? है। एक तो वेट गेन का उससे बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वेट गेन हो जाता है। चटपटा खाने का मन होता है तो फिर हाँ, वो वहाँ से उस तरह की चीज़ें मँगा नहीं, लेती उसमें ना हैं। ऑयल और प्रिजर्वेटिव्स 2 चीज़ें जो हुँ, हम खास तौर पे कहते हैं न्यूट्रिशन वाले, कि हुँ, एक तो ऑयल आप जानते नहीं कौन-सा ऑयल, क्योंकि एकदम फ्रेश खाना तो बनाया नहीं होगा हुँ, उन्होंने, ठीक हुँ, है? वो कहीं न कहीं रखा होगा, रीहीट किया होगा, या अगर उसी समय बनाया भी होगा तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल फ्रेश तेल डाला होगा। घर में हुँ, तो आप फ्रेश नहीं भी है तो एटलीस्ट आप उसे प्रिज़र्व ऐसे करते हो कि वो बहुत ज़्यादा बासी खाना नहीं खाते ना। हुँ, दूसरा ये है कि बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, क्योंकि उसे ऐसा अपीलिंग बनाया जाता है ना कि हुँ, आप उसे ऑर्डर करो बार-बार। ऐसा घर का सादा खाना आप बार-बार ऑर्डर थोड़ी करोगे। हुँ, बिल्कुल। ना, फैट ज़्यादा होता है उसमें, हाइड्रोजनेटेड फैट बहुत होता है, जो मैं मना कर रही हूँ स्पेशली कि डालडा वगैरह या हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं खाना चाहिए, वो तो हुँ, उसमें बहुत सारा होता है। हुँ, दूसरा, उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं ना जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे प्रिजर्वेटिव्स पे भी मुझे याद आ रहा है, हमने बात करी थी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है या सोडियम बेंजोएट है। इनमें सोडियम की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ओह! और ब्लड प्रेशर बढ़ना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ओह! ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता बच्चे है की मैम? डेथ हो सकती है। ओह! स्टिल बर्थ जिसको कहते हैं, बच्चा डेथ डेड पैदा हो सकता है। एक्लेम्सिया एक बीमारी होती है, आपने देखा माँ के पाँव फूल जाते हैं, ब्लड हुँ, प्रेशर हाई होने की वजह से होता है। ओह! कई बार प्लेसेंटा में असर पड़ता है इसका, कई सारे फैक्टर्स हैं जी, मतलब। तो मैम काफ़ी जी, वक़्त हो चला है और जी। आपके पास तो इतना खजाना है बताने के लिए, जी, तो इसीलिए हम लोग ये सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होंगी बातें, आपको कुछ समझ में आया होगा, चीज़ों के पीछे के लॉजिक पता चले जी, होंगे, वो हाँ। जानने ज़्यादा ज़रूरी वो है ज़्यादा मैम। ज़रूरी है जानने, उसी से आपका मतलब मुझे लगता है थोड़ा नॉलेज भी ये बढ़ता है, और आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हो कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं नहीं खाना है। खाना है, तो अपने देखने सुनने वालों से विदा लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। जी, तो दोस्तों डॉक्टर प्रीति बुरा के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।